अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इरफान खान है। दोस्तों, सन 1945 चल रहा था जब हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया। तो परमाणु बम गिराने से पूरी दुनिया तो चौंकी गई। साथ साथ सोवियत संघ, जो कि अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी था द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में, वो सबसे ज़्यादा चौंका। क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका अपने हितों को देखते हुए भले ही एक ग्रुप में द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन उनके अपने अपने हित साथ होते हुए भी उनके बीच में बहुत सारे सैद्धांतिक और व्यवहारिक मतभेद भी थे। इस मतभेद का परिणाम ये हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन दोनों देशों की अगुवाई में पूरी दुनिया दो खेमों में बढ़ गई। एक खेमा अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देश था और दूसरा खेमा सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी देशों का था। इन दो देशों के प्रतिद्वंदिता में पूरी दुनिया दो खेमे में बढ़ गई। साथ ही साथ द्वितीय विश्व युद्ध के समय या उसके बाद के सालों में जो उपनिवेशिक आज़ादी तृतीय विश्व के देशों को मिली हुई थी, उन देशों में भी इन देशों के प्रतिद्वंदिता की वजह से बहुत सारे तख्तापलट, संसाधनों को लूट, बहुत सारी समस्याएं ऐसी पैदा हो गई कि इन दोनों देशों के बीच की प्रतिद्वंदिता तो शीत युद्ध कहलाई, लेकिन उन देशों के लिए यह हॉट युद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों देश आपस में एक दूसरे के सामने कभी भी नहीं आए लड़ने के लिए, जबकि पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग सरकारियां, अलग अलग संगठन इन दोनों देशों के प्रभाव में आके आपस में लड़ बैठे। तो शीत युद्ध इसको क्यों कहा जाता है? शीत युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोग आमने सामने कभी लड़ाई नहीं किए, लेकिन दुनिया भर में प्रतिद्वंदिता और अपने हितों को बढ़ावा देने के चक्कर में बहुत सारी लड़ाइयां आपस में हो गई। तो इनके लिए तो शीत युद्ध रहा, लेकिन बाकी दुनिया के लिए, तृतीय विश्व के देशों के लिए हॉट युद्ध हो गया। तो आप सब जानते हैं शीत युद्ध के दौर में इन सब के बीच आर्थिक वार, राजनीतिक वार, भू रणनीतिक वार और उसके बाद साथ साथ सैनिक वार लगातार दुनिया भर में चलता रहा, जिसका आप अनेक विकास घटनाक्रम होते हुए आप 1990 में सोवियत संघ के बिखराव के साथ इसका अंत समझ सकते हैं। सोवियत संघ का तो बिखराव हो गया। सोवियत संघ के बिखराव की वजह से उसके 15 भाग, उस 15 भाग में रूस उसका सबसे बड़ा भाग था। इसीलिए सोवियत संघ का स्वाभाविक उत्तराधिकारी रूस को मान लिया गया। रूस को जब स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस सोवियत संघ का स्थान लेता है, तथा पश्चिमी देशों की निगाह में जिस तरीके से सोवियत संघ किरकिरी बना था, उसी तरीके से रूस भी लगातार बना रहा। तो दोस्तों, सन 2000 के दशक में आते आते चीन का उभार शुरू हो गया। जब चीन का उभार शुरू हो गया तो वो कहीं न कहीं पश्चिमी देशों के दिमाग में जो सोवियत संघ को लेकर इमेज बनी हुई थी, वो चीन के प्रति बनने लगी। तो 1922 जनवरी में रूस यूक्रेन में आक्रमण कर देता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहला टाइम आता है जब यूरोप पर किसी देश के द्वारा आक्रमण किया जाता है। यूरोप में इतना अफरा तफरी, उथल पुथल मच जाता है। इसके बावजूद कि एक तरफ अमेरिका नए शीत युद्ध की सुगबुगाहट देख रहा है और दूसरी तरफ पुराने शीत युद्ध के पुराने दिग्गज रूस के द्वारा यूक्रेन पर अटैक किया जाना, पश्चिम कहीं न कहीं अपने प्रभाव में गिरावट देख रहा है। इसकी वजह से पश्चिम में जो बौखलाहट फैली है, वो दुनिया को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है या कर रहा है या बहुत ज़्यादा करेगा आने वाले टाइम पे। आज के दौर में ये विशेषज्ञों द्वारा ये सुगबुगाहट लगातार बताई जा रही है कि क्या द्वितीय शीत युद्ध शुरू हो गया है। लेकिन इसमें एक बदलाव है दोस्तों। प्रथम शीत युद्ध में अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों के सामने सोवियत संघ खड़ा था, जबकि द्वितीय शीत युद्ध के दौर में अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों के सामने चीन खड़ा है। अब सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि पहले शीत युद्ध में सोवियत संघ के साथ जो असर हुआ, क्या चीन के साथ भी वही होगा? सबसे मूल पॉइंट यही है। और पश्चिमी देशों की परेशानी क्या सोवियत संघ के द्वारा ज्यादा हुई थी या चीन के द्वारा ज्यादा होने वाली है? तो सबसे पहले हम चीन और सोवियत संघ के स्ट्रक्चर को समझते हैं। सोवियत संघ की स्ट्रक्चर को हम जितना बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि शासन व्यवस्था, अगर राजनीतिक शासन व्यवस्था देखा जाए तो सोवियत संघ की भी एक दली थी और चीन की भी एक दली है। लेकिन अगर आर्थिक व्यवस्था देखा जाए या जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखा जाए तो सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था वाला देश था। जहाँ पे साम्यवादी व्यवस्था वाला देश था, जिसमें वो राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक तीनों व्यवस्था उनका साम्यवादी तरीके से चलता था। जबकि चीन राजनीतिक तौर पे साम्यवादी व्यवस्था वाला तो देश है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक तौर पे टोटली वो पूंजीवादी व्यवस्था वाला देश है। पूंजीवादी व्यवस्था वाला देश जो पश्चिम के जैसा ही है। और आज चीन, सोवियत संघ अपने दौर में आर्थिक तौर पे पश्चिम को कभी चुनौती नहीं दे पाया था, लेकिन चीन के साथ ऐसा नहीं है। चीन आज आर्थिक तौर पे पश्चिम को बखूबी चुनौती दे रहा है।
और पूरी दुनिया में जब आर्थिक तौर पे जो देश मजबूत होते जाते हैं तो उनका कहीं न कहीं जियो पॉलिटिक्स में उनका प्रभाव बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था मजबूत होने के साथ साथ उस देश पर आत्मविश्वास भी आता है, साथ साथ सैनिक पावर भी बढ़ती चली जाती है। जब सैनिक पावर बढ़ता चला जाता है तो उस देश का अपना क्षेत्रीय के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी प्रभाव बढ़ जाता है। जब प्रभाव बढ़ जाता है